नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। आज उस खबर पे हम बात करेंगे जिस खबर के बाद पूरी दुनिया रूस पे नज़र बनाए रखी है। क्योंकि रूस ने एक इतिहास रच दिया है, रूस ने एक मानवता को आगे बढ़ाने वाला कदम बनाते हुए एक वैक्सीन बनाया और वो वैक्सीन बनाया है कैंसर के बीमारी के लिए। क्या है उस खबर पे नज़र डालते हैं। देखिए ये आज तक का खबर है और सारी तमाम मीडिया चाहे इंडिया का हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो सभी ने इस खबर को कवर किया है कि कैंसर की वैक्सीन जो है वो तैयार हो चुकी है और रूस ने मेडिकल साइंस में बड़े कारनामे करने का दावा किया है। साथ ही कहा है कि इसे फ्री में लगाया जाएगा। जो रशिया का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि कैंसर की वैक्सीन बनाने में हमें सक्सेस मिल चुका है और इसकी जानकारी दी थी रूसी मंत्रालय के जो रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर है उसके जो डायरेक्टर है आंद्रेई कप्रिन ने। साथ ही वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी थी उसके मुताबिक भी कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन अब अगले साल से फ्री में रशियन नागरिक को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जो कैंसर के खिलाफ जो अपनी एमआरएनए वैक्सीन को डेवलप किया गया है, रूस ने किया है, ये एमआरएनए वैक्सीन है। एमआरएनए क्या है, वो हम आगे देखेंगे और इसके साथ ही रूस की इस खोज को सदी का सबसे बड़ा खोज माना जा रहा है। जो वैक्सीन जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया, तो उससे ये पता चल रहा है कि जो ट्यूमर जो डेवलप होता है, उसको रोकने में यहाँ कामयाबी मिल रही है। देखिए, इस साल के शुरुआत में ही रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि कैंसर की जो वैक्सीन है उसको बनाने में हम बहुत ज़्यादा करीब हैं। देखिए, अब बात करते हैं उस वैक्सीन की। तो ये जो वैक्सीन है, ये जो रूस की जो वैक्सीन ये पर्सनलाइज़्ड है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के लिए अलग-अलग तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में मरीज़ के खुद के ट्यूमर से आरएनए प्राप्त किया जाएगा और उसके बेस पे फिर जो है वैक्सीन को बनाया जाएगा। जो कन्वेंशनल जो वैक्सीन्स होते हैं, उसी की तरह यह वैक्सीन भी कैंसर सेल्स की सतह पर मौजूद जो प्रोटीन होगा, यानी जो एंटीजन होगा, उसी का इस्तेमाल करेगा और इन एंटीजन को शरीर में फिर से इंजेक्ट किया जाएगा ताकि मरीज का जो इम्यून सिस्टम है, इन प्रोटीन को पहचान कर एंटीबॉडी बनाए और कैंसर सेल्स पर हमला करे। यानी जिस तरीके से बाकी वैक्सीन काम करता है, ये भी एक तरीके से उसी तरीके से ही काम करेगा, बताया जा रहा है। जो रूस की जो गामलेया नेशनल रिसर्च सेंटर है, उसके जो डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर गिट्ज़बर्ग ने बताया कि इस वैक्सीन को बनाने में हाई लेवल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और एआई का भी यूज़ किया गया है। एआई आप देखिए तो हर फील्ड में समय के साथ जैसे ब बढ़ते जा रहे हैं हम आगे की तरफ, उसके हिसाब से हर जगह पर एआई का यूज़ हो रहा है, चाहे डिफेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ पर सोचिए वैक्सीन बनाने में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ट्यूमर जहाँ पर होगा उस ट्यूमर से क्या किया जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही वैक्सीन को तैयार किया जाएगा और ये वैक्सीन तैयार करने में 30 से 1 घंटे का समय लग सकता है। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं कि ये टीका किन-किन कैंसर में कामयाबी हो मिल सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्योंकि रूस में सबसे ज़्यादा जो कैंसर मिले हैं वो कोलोन का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, लंग कैंसर है, इस वजह से इनमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने की संभावना है। बात कर लेते हैं कि आखिर ये कैंसर क्या होता है? देखिए, एक सेल है। ये सेल अगर आप ऑटोमेटिक वो अपने आप बड़ा हो रहा है, like किसी सेल का अचानक से तेज़ी से बढ़ना, वो उसके बढ़ने के पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। तो जब वो बढ़-बढ़ कर क्या हो रहा है, वो ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो वही बाद में ट्यूमर क्या हो जाता है, कैंसर का रूप और एक घातक बीमारी बन जाती है। इसे टेक्निकली कहें तो कार्सिनोमा, न्यूप्लाज़्म और मैलिग्नेसी भी कहते हैं। तो ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, इंसानों का जो जेनेटिक कोड होता है, उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। और ये हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है। यही एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक कोड का एक छोटा-सा हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ अ जेनेटिक कोड, जो हमारी इस को सेल्स में क्या बना रहा है, प्रोटीन बनाता है। ईज़ी वे में समझें तो देखिए, जब भी कोई वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया है, जब वो हमारे बॉडी पर अटैक करता है, तो ये जो एमआरएनए जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे लिए शरीर में बना हुआ ऑटोमैटिकली, ये हमारे सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए क्या कहता है, प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजता है। इसके बाद क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो प्रोटीन चाहिए यानी जो एंटीजन चाहिए, वो मिल जाता है और जिससे शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनने लगती है। इस तरह के वैक्सीन बनाने का फ़ायदा ये है कि ये कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी उसी ट्यूमर से प्रोटीन को लिया जाएगा, एंटीजन को लिया जाएगा और फिर वैक्सीन तैयार किया जाएगा और उसे बनने में 30 से 60 मिनट का समय लग सकता है। जिसे कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ये वैक्सीन जल्दी बन सकती है। इसके साथ ही शरीर की जो इम्यूनिटी भी है, वो भी मजबूत होगी और एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर बेस ये कैंसर की पहली वैक्सीन है, कैंसर की पहली वैक्सीन है। क्या इससे पहले कुछ वैक्सीन बने हैं कैंसर के लिए? तो डब्ल्यूएचओ कहता है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि वर्तमान में अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी के खिलाफ 6 लाइसेंस्ड वैक्सीन मौजूद है। और यही जो वायरस है,
ये एक सर्वाइकल कैंसर और उससे जो रिलेटेड और भी जो कैंसर होते हैं उसके बनने का कारण बनता है। यानी एक वैक्सीन ऑलरेडी कैंसर का है, पर ये किसके लिए है? ये जो सर्वाइकल कैंसर जिसे होने की संभावना जिस चीज़ से होती है, उससे लड़ने के लिए 6 लाइसेंस्ड वैक्सीन मौजूद है। इसके साथ ही हेपेटाइटिस बी यानी एचबीवीपी बोलते हैं, उसके खिलाफ के लिए भी टीके हैं और यही हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर कैंसर का कारण बनता है। आपको पता होगा कि रशिया ने कोविड-19 के समय भी खुद का एक स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाया था और इसे कई देशों को बेचा भी था। अब बात करते हैं कि कैंसर वैक्सीन बनाने में इतनी मुश्किलें क्यों आती है? देखिए जो जो कैंसर सेल्स हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल से बनते हैं जो इम्यून सेल्स को दबा देते हैं। इम्यून सेल जो होता है उसको दबा दिया जाता है। ये ऐसे सेल से बने ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं कैंसर सेल। तो अगर कोई वैक्सीन इम्यून सेल को एक्टिव भी कर देता है, तो हो सकता है कि वो इम्यून सेल जो है ट्यूमर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इस वजह से वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर आगे देखें तो कैंसर सेल जो होता है वो एक नॉर्मल सेल की तरह ही होता है। इस वजह से इम्यून सिस्टम को ये उतना खतरनाक नहीं लगता है। वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सा नॉर्मल सेल है और कौन सा कैंसर सेल है। इससे इम्यून सिस्टम के लिए पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस पर अटैक करना है। अगर कैंसर का एंटीजन सामान्य और असामान्य सेल्स दोनों पर मौजूद है, तो वैक्सीन दोनों पर हमला शुरू कर देता है और इससे क्या होता है शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। एक चीज़ आपने और देखा होगी जब कैंसर से रोकथाम के लिए जो ट्रीटमेंट है जिसमें कहता है रेडियोथेरेपी या रेडिएशन जिसको बोलते हैं, उसमें आप देखें जहाँ पे ट्यूमर होता है, जहाँ पे कैंसर सेल है वहाँ पे क्या रेडिएशन दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं और बुरे सेल्स तो मरते ही हैं, अच्छे के साथ साथ अच्छे सेल्स भी मरते हैं। सेम जो एक और जो ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में भी यही होता है कि जो अच्छे सेल बुरे सेल्स तो मरते ही हैं, कैंसर सेल्स मरते हैं, साथ साथ क्या होता है अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं जिससे दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है कि जो कैंसर का जो ट्यूमर होता है वो इतना बड़ा होता है कि इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता है और कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है। इस वजह से कई लोगों में ये वैक्सीन रिकवरी नहीं कर पाते हैं। बात करें कैंसर किस तरीके से बढ़ रहा है तो जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने कहा है कि भारत में अगले 5 साल में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे और ये बड़ी चुनौती कम उम्र के कैंसर का शिकार होने के यानी जो कम एज के जो लोग होंगे उनमें कैंसर की संभावना ज़्यादा होगी। और नेचर जनरल में प्रकाशित एक रिसर्च ये कहती है कि इस कम उम्र में के जो बच्चे होंगे या युवा होंगे, उनमें कैंसर की संभावना इसलिए ज़्यादा होगी कि वो जो हमारी जो लाइफ़स्टाइल है उसके वजह से होगी। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और भारत में ब्रेस्ट, मुँह और जो गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।